पिता की शव यात्रा। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक मर्म स्पर्शी भावनाओं को समेटे हुए कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। बेल आइकन को हिट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। रामपुर गांव में हल्की धुंध छाई हुई थी। गांव का जीवन सरल था, लेकिन रामविलास के लिए यह सरलता अब थकान में बदलने लगी थी। 70 वर्ष की उम्र में भी वह खेतों में काम करता, पर अब उसकी कमर और जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। मगर उसका हृदय हमेशा उत्साह से भरा रहता था। आखिरकार उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होते जो देखा था। उसका बेटा राघव शहर में इंजीनियर बन गया था। रामनिवास का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। उसकी जवानी खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए बीती। गांव में कभी बारिश होती तो कभी सूखा पड़ जाता, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। रामनिवास के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, पर जितनी थी उसी पर काम करके उसने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा। उसके जीवन का हर उद्देश्य राघव की पढ़ाई और उसकी तरक्की के इर्द गिर्द ही घूमता था। बेटा बड़ा आदमी बनेगा, वह खुद से कहता। जब वह थक कर रात को बिस्तर पर लेटता, हर रात की थकान एक मीठे सपने में बदल जाती, जहां उसका बेटा ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक बड़े ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। राघव रामविलास के सपनों का केंद्र था। राघव पढ़ने में होशियार था। गांव के छोटे से स्कूल में उसने हमेशा अच्छे अंक हासिल किए और रामनिवास का गर्व और भी बढ़ता गया। गांव में कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए रामनिवास ने बहुत मेहनत करके उसे शहर भेजा। यह फैसला आसान नहीं था। रामनिवास ने अपने खेत गिरवी रख दिए और कुछ पैसे उधार लेकर राघव की पढ़ाई का खर्च उठाया। राघव ने भी अपने पिता के बलिदान को समझा और उसने कड़ी मेहनत की। जब राघव को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो रामनिवास की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे लगने लगा था कि उसका सपना अब सच होने वाला है। राघव ने वादा किया कि वह अपने पिता का नाम रोशन करेगा। राघव ने शहर में जाकर पढ़ाई की और नौकरी भी पा ली। यह रामनिवास के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन समय के साथ राघव की गांव से और अपने पिता के साथ दूरी बढ़ने लगी। राघव अब हर महीने घर पैसे भेजता, लेकिन खुद आने में उसे परेशानी होने लगी थी। पहले वह हर महीने गांव आता, फिर 3 महीने में और फिर साल में एक बार। जब भी रामनिवास अपने बेटे से मिलने की बात करता, राघव हमेशा कहता, पापा यहाँ बहुत काम है, मैं छुट्टी नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग ठीक तो हो ना? रामनिवास हर बार उसे समझाता और कहता, हाँ बेटा, हम लोग ठीक हैं, बस तुम्हारी ही कमी महसूस होती रहती है। समय बीतता गया। एक दिन
रामनिवास को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब दर्द लगातार बढ़ने लगा तो उसकी पत्नी सुमित्रा उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि रामनिवास को हृदय की गंभीर समस्या है और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। रामनिवास ने शहर में अपने बेटे राघव को फ़ोन किया। बोला, बेटा, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे शहर जाकर इलाज कराना पड़ेगा। क्या तुम आ सकते हो? रामनिवास की आवाज़ में दर्द था, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। राघव ने फ़ोन पर उत्तर दिया, पापा, अभी काम बहुत ज़्यादा है, मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगा। आप किसी स्थानीय डॉक्टर को दिखा लीजिए ना, मैं अगले महीने आऊँगा। रामनिवास का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि शहर की ज़िंदगी आसान नहीं होती और उसका बेटा व्यस्त है। उसने अपने दर्द को खुद में छुपा लिया और गांव में ही इलाज करवाने की कोशिश करने लगा। रामनिवास की पत्नी सुमित्रा जी अपने पति की बीमारी से बेहद चिंतित थी। वह गांव के डॉक्टर के पास बार बार जाती, पर कोई ठोस इलाज नहीं हो पा रहा था। रामनिवास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और सुमित्रा की आंखों में चिंता बढ़ती ही जा रही थी। गांव के लोग रामनिवास को बहुत मानते थे। वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। जब उसकी हालत खराब होने लगी तो गांव के कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे कर रामनिवास को शहर भेजने का प्रबंध किया, लेकिन रामनिवास जी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि गांव वाले उनके लिए पैसे इकट्ठा करें। रामनिवास जी की तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती गई। एक दिन जब उनका दर्द असहनीय हो गया तो सुमित्रा जी ने फिर से राघव को फ़ोन किया और कहा, राघव बेटा, तुम्हारे पापा की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें देखने के लिए आ जाओ ना। राघव ने फिर वही बहाना बनाया, माँ, अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं जल्दी आऊँगा, आप लोग डॉक्टर को दिखा लो। यह सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। रामनिवास ने उसी रात अपने बेटे का इंतजार करते हुए अंतिम सांस ली। रामनिवास की मृत्यु के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। सुमित्रा जी ने रवि को फ़ोन किया, लेकिन वह तुरंत गांव नहीं आ सका। उसने कहा, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, आप लोग पापा का अंतिम संस्कार कर दीजिए। यह सुनकर सुमित्रा जी का दिल टूट गया और वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनका अपना बेटा अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होगा। लेकिन सुमित्रा जी का मन नहीं माना, क्योंकि राघव उनका अकेला यानी इकलौता बेटा था। बिना उसके पिता को मुखाग्नि भला कौन दे सकता था। यही सोचकर सुमित्रा जी ने रामनिवास जी के पार्थिव शरीर को बर्फ में रखवा दिया। रामनिवास जी की मृत्यु के 4 दिन बाद रवि गांव पहुंचा। वह एक कार में आया जो उसकी नई शहरी पहचान की तरह चमक रही थी। घर के सामने सुमित्रा जी बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। जब राघव कार से उतरा, उसकी मां ने उसे देखा और तुरंत उसे गले से लगा लिया। जब रवि ने अपने पिता के मृतक शरीर को बर्फ से ढका हुआ देखा तो
राघव की आंखों में भारी अपराध बोध था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि वह व्यस्त था और यह सब अचानक हो गया और इसी कारण मैं माँ और पापा को देखने नहीं आ सका। पर अब तो मैं यहीं हूँ ना, राघव ने मन ही मन स्वयं से कहा, जैसे खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा हो। परंतु सुमित्रा जी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। गांव वालों ने राघव को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नजाकत थी। वे जानते थे कि रामनिवास के अंतिम दिनों में राघव उनके पास नहीं था। रामनिवास के गांव में लोग उसे बेहद सम्मान देते थे, लेकिन अब उसके बेटे के प्रति उनकी नज़रें बदल गई थी। वे जानते थे कि राघव एक बड़ा आदमी बन गया था, पर उन्होंने उसकी बेरुखी को भी महसूस किया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने राघव से कहा, राघव, तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत की। उनका सपना था कि तुम कुछ बनो और तुम बन भी गए, लेकिन उनके आखिरी समय में तुम यहाँ नहीं थे। राघव यह सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह बस सर झुकाकर अपने पिता के चित्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पिता की मृत्यु के बाद राघव ने अपने मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। जब वह पिता के कमरे में गया और वहाँ की दीवारों को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि उसके पिता ने उसके जीवन का हर दिन सिर्फ उसके लिए बिताया था। कमरे में एक तस्वीर थी जिसमें रामनिवास और राघव एक खेत के किनारे खड़े थे। वह तस्वीर उस समय की थी जब राघव ने गांव से पहली बार शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी। राघव की आंखों में अचानक आंसू भर आए। उसने अपने पिता के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। कैसे उसके पिता ने बिना किसी शिकायत के अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसने अपने पिता को अंतिम दिनों में अकेला छोड़ दिया था। राघव को यह एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपने जीवन के आखिरी पलों में भी उससे कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी भी उसे दोषी महसूस नहीं कराया कि वह गांव से दूर है। राघव की आत्मा अब उसे कचोट रही थी। अगले दिन रामनिवास का अंतिम संस्कार होना था। गांव के सभी लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। राघव ने पिता के शव को कंधे पर उठाया, लेकिन उसके दिल में भारी बोझ था। यह वह समय था जब उसे अपने पिता के लिए कुछ करना था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम यात्रा के दौरान राघव के मन में हजारों हजार विचार घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि कैसे उसने अपने पिता के जीवन को समझने में चूक कर दी। उसने सोचा, मैं शहर की चकाचौंध में इतना खो गया था कि मैंने अपने पिताजी की अहमियत ही खो दी। गांव के लोग उसे घूरते हुए जा रहे थे। सभी की आंखों में यह सवाल था कि क्या राघव ने अपने पिता के साथ सही किया। राघव को अब यह समझ में आ रहा था कि शहर की सफलता, पैसा और बड़ा जीवन शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसके पिता का प्यार और उसके साथ बिताया गया समय। अंतिम संस्कार के बाद राघव कुछ दिन गांव में रहा। वह अपने पिता के खेतों में गया, जहां वह बचपन में उनके साथ खेला करता था। उसे हर जगह
अपने पिता की यादें नजर आने लगी। उसे अपने पिता की वह बातें याद आई जो उन्होंने हमेशा उसे सिखाई थी, ईमानदारी, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण। राघव के मन में अब पछतावे की भावना और भी गहरी होती जा रही थी। उसने गांव के लोगों से भी बात की, जिन्होंने उसके पिता की महानता और उनकी त्याग की कहानी सुनाई। राघव को अब एहसास हो रहा था कि उसका जीवन भले ही शहर में बड़ा हो गया था, लेकिन असली खुशी, संतोष उसके पिता के साथ बिताए गए समय में ही छिपा था। गांव में बिताए उन दिनों में राघव ने ठान लिया कि अब वह अपने पिता के सपने को जीते हुए उनका नाम रोशन करेगा। वह गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से मिला, उन्हें पढ़ने की सलाह दी और अपने पिता के नाम पर एक पुस्तकालय बनवाने का संकल्प लिया। वह जानता था कि वह अपने पिता की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसके बलिदान को सार्थक बना सके। राघव जब शहर लौटने की तैयारी कर रहा था, तब उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कभी दोष नहीं देते। वह हमेशा कहते थे कि तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। राघव ने माँ की बात सुनी और चुपचाप खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब बदल चुका है। उसने अपनी नौकरी में सफलता पाई थी, लेकिन अपने पिता की आखिरी इच्छाओं को पूरा करने में वह विफल रहा था। गांव छोड़ते समय राघव ने अपने पिता की यादों को अपने दिल में संजो लिया। वह अपनी माँ से अब दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह माँ को अपने साथ शहर चलने के लिए कहने लगा। पर माँ ने कहा, बेटा, यहाँ पर तुम्हारे पिता की और तुम्हारे बचपन की बहुत सारी यादें हैं, जिन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे साथ शहर नहीं आ सकती। उसने माँ को बहुत समझाया और बहुत समझाने पर माँ इस शर्त पर शहर जाने के लिए तैयार हो गई कि हर महीने 2 महीने में वे गांव जरूर आया करेंगी। राघव ने सुनकर हाँ कर दी और राघव ने अब खुद से ही वादा किया कि वह अपने परिवार से दूर नहीं होगा और अपने पिता की तरह अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जिएगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मित्रों, बहुत कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगी, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकेंगे। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़कर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो याद रहे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया इसमें कंजूसी ना करें मित्रों। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय दोस्तों।